चलो एक बार मुझे क्वेश्चन रीड करने दो, रुक जाओ, पहले ये वाला कर लेना अपन। चलो, मिस्टर सेल्विन acquired a residential house in January 2002 for 10 lakhs and made some improvements by way of additional construction to the house, incurring expenditure of 2 lakhs. In October 2005, he sold the house in October 2023 for 75 lakhs. The value of property adopted as 80 lakhs by stamp duty authority. ठीक है, अपन को क्या लेना है? और पर कंसिडरेशन तो कम ही है ना यहाँ पर, तो क्या दिक्कत होगी? 75 होगी, कंसिडरेशन ज्यादा होगी। अच्छा, कम नहीं हो सकती, सॉरी, कितना? 110% से कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या लिया था? एफबीओसी लिया है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया? देखो ऐसे कंपेयर करेंगे ना, 75 लाख का अपन करेंगे 110%, ये 82 ला रहा है, ये हाँ 82,50,000 आ रहा है। और यहाँ पर कितना है? अगर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा आ रही होती तो अपन फिर क्या ले लेते? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेते, पर ये ज्यादा नहीं आ रही है, ये ले लेंगे फिर अपन। ठीक है, he acquired residential house in January 2024 for 25 lakhs और deposit कर दिया 20 लाख in capital gain bonds issued by National Highway Authority of India। नया घर भी तो लिया है उसने, 2 सेक्शंस लगेंगे। Compute the capital gain chargeable to tax। ठीक है, what would be the tax consequence in which and in which assessment year it would be taxable if the house property acquired in January 2024 is sold for 40 lakhs? मार्च 25 में पहले तो अपन कैपिटल गेन निकाले, एफबीओसी कितना लिया? 75 lakhs। चलो चेक करते जाना, माइनस किए ट्रांसफर एक्सपेंस, बेटा नहीं है तो 75 lakhs आपकी क्या हो गई? नेट कंसिडरेशन। यहां तक सबने सही लिया है। माइनस करेंगे बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना है? 10 लाख को तुमने इंडेक्स कैसे किया? 100 किया, तो 34,80,000 और माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया। ये क्यों भूल गया? यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है ना 2 लाख का 2005 में। कृष्णकांत कहाँ गलती हो गई बेटा? अभी तक सही हो गया। 2 लाख 348 डिवाइडेड बाय 117, 594,870, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया यहाँ पे ग्रॉस। अभी अपन को इसमें से एग्जेम्पशन माइनस करना है, कितना आया? 128। अब एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, हाँ एनएचएआई का एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? क्यों? 6 मंथ्स के बाद लिया है, वेरी गुड। तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन मिलेगा। कैपिटल गेन है 34,25,128 और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट whichever is lower 25 lakhs। ये कितना आ गया? 9,25,000। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि अगर नया घर जो है वो बेच दिया जाए 40 lakhs में तो कितना आएगा? तो नया घर बेटा एफबीओसी 40 lakhs
नया घर कब बेच रहा है वो? मार्च 2025 पे ना? हाँ ना। इफ द हाउस प्रॉपर्टी अक्वायर्ड इन जनवरी 2024 इज सोल्ड फॉर 40 lakhs, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। माइनस सीओए करेंगे। कब बेचा उसने? मार्च 25 में। कितने साल हो गए? जनवरी 24 से जनवरी 25 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा था वैसे भी। सीओए कितना था? 25 लाख। और एग्जेम्पशन कितनी थी? 25 लाख। पूरी चली गई। यहाँ जीरो, तो ये आ जाएगा 40 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ गए? पैसे पड़ने तक कुल 40 लाख, अगर कंसिडरेशन 40 लाख होता तो क्या करता? बस ठीक है उसको। वो गलत हो गया ना। क्या बेटा? तो तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो ना। दिखा दो जल्दी जल्दी से। फिर एक आखिरी सेक्शन एग्जामिशन वाली कैटेगरी का करें। अभी और भी बचे हैं अपने सेक्शन। क्या है? नॉट अलाउड एज डिडक्शन। हाँ ठीक है। आफ्टर 6 months हाउस प्रॉपर्टी acquired in January within 3 years। हाँ बिल्कुल सही। चलो हेडिंग डालो सेक्शन 54F। exemption for any long term capital asset। देखो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो सेक्शन 54 है। बाकी कोई भी लॉन्ग टर्म असेट अगर आप बेच रहे हो तो आप ये वाला सेक्शन लेकर एग्जेम्पशन ले सकते हो। ठीक है। पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो ठीक है। ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है ना? इसमें बेटा आपको कोई भी असेट बेचकर, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचकर क्या खरीदना है? वन रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है इन इंडिया। ठीक है। मतलब ये एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है कि अगर कोई इंसान अपना कोई और असेट बेचकर घर बना रहा है तो उसको कैपिटल गेन क्या कर दिया जाए? एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सबके पास घर हो, है ना? तो आप अगर सोना बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है आपका, ठीक है, सोना बेचकर आप घर ले लो, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपके पास पुराना कोई लैंड पड़ा हुआ है गांव वाँव में, गांव में तो खैर एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है मान लो, अगर रूरल लैंड है, एग्रीकल्चरल नहीं है मान लो, बेच दिया आपने, ठीक है, तो आप यहाँ घर खरीद लो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। चलो इसको लिखना चालू करो। पहला पॉइंट वही, क्या लिखते हैं अपन? एलिजिबल असेसी। पहले पॉइंट में लिखो एलिजिबल असेसी। लिखो इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ। बी पॉइंट लिखो ट्रांसफर्ड असेट। ट्रांसफर्ड असेट क्या ट्रांसफर कर रहे हो? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट में लिख लेना एलटीसीए। ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक्सेप्ट
एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे तो 54 लगेगा, ठीक है। कैपिटल गेन का नेचर क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो लिख लो इसको, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, डी, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या असेट खरीदना है बेटा? असेट टू बी अक्वायर्ड, वन रेसिडेंशियल, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, है ना। ठीक है, टाइम लिमिट लिखो, टाइम लिमिट लिख लो सेम एज 54। हाँ, -1 +2 +3, याद है ना। ट्रांसफर करने से 1 साल पहले या 2 साल बाद में परचेज, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 साल। सीजीएस अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो वो भी सेम एज 54। क्या लिखा तुम लोगों ने? सीजीएस सेम एज 54 लिख लिया। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर एग्जेम्पशन का अमाउंट अलग तरीके से निकलता है। हर सेक्शन में अभी तक अपन क्या करते आए हैं? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रपोर्शनेटली कैपिटल गेन क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो लिखो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, समझाती हूँ मैं। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, फर्स्ट पॉइंट लिखो। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के अंदर बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन जानते हो ना, निकाला हुआ है अपन ने। इफ नेट कंसिडरेशन इज फुली यूटिलाइज्ड, if net consideration is fully utilized, then capital gain is fully exempt. बाकी सारे सेक्शंस में एक्चुअली गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपका कैपिटल गेन का जो अमाउंट है ना, आप वो इन्वेस्ट करो न्यू एसेट में। बट इस सेक्शन में गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो कंसिडरेशन है टोटल, वो आप इन्वेस्ट करो न्यू एसेट में। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया क्या बोला मैंने? बोला क्या? जल्दी से बताओ। पहले पहले की जो सेक्शन अपन ने 4 पढ़े, उसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि आप क्या इन्वेस्ट कर दो? कैपिटल गेन का अमाउंट। कैपिटल गेन, अगर मान लो मेरा 25 लाख कैपिटल गेन आता है और मैं 25 लाख का नया असेट खरीद लूं, तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि मैं कैपिटल गेन वाला अमाउंट इन्वेस्ट करूं, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह रही। यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि मेरा जो कंसिडरेशन है वो पूरा मैं इन्वेस्ट करूं। हाँ, सिर्फ कैपिटल गेन वाला नहीं कि कैपिटल गेन बस इन्वेस्ट कर दिया, बाकी का पैसा अपने पास रख लिया, नहीं। जो नेट कंसिडरेशन है, नेट कंसिडरेशन कैसे आता है? एफबीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। तो मेरे पास नेट हाथ में बचा है पैसा, वो पूरा का पूरा अगर घर में इन्वेस्ट होगा तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। बट अगर नेट कंसिडरेशन पूरा एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, मतलब पूरा इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो प्रपोर्शनेटली कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो प्रपोर्शनेटली कैसे? पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फिर सेकंड पॉइंट प्रपोर्शनेटली वाला लिखवाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया तुम लोगों ने?
रिपीट कर दूं एक बार, क्या लिखवा है? इफ नेट कंसिडरेशन इज फुली यूटिलाइज्ड देन कैपिटल गेन इज फुली एग्जेम्प्ट। पूरा नेट कंसिडरेशन 1 करोड़ कंसिडरेशन आया, पूरा 1 करोड़ का घर ले लिया, ठीक है? तो पूरा कैपिटल गेन क्या है? एग्जेम्प्ट, ठीक है? बट अब समझना, पहले अपन बनाते हैं इसको। नेट कंसिडरेशन में इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, इतने नेट कंसिडरेशन में इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, तो जितना मैंने न्यू एसेट खरीदा है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कितना कैपिटल गेन होगा। एग्जाम्पल बनाए, अगर 1 करोड़ के नेट कंसिडरेशन में 25 लाख का या 20 लाख का क्या आया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर मैंने ये 1 करोड़ पूरा नहीं घर खरीदने में लगाया, मैंने मान लो कि 50 लाख ही लगाया, तो 1 करोड़ में 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, तो 50 लाख के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोपोर्शन कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? अगर 50 लाख की जगह मैंने 80 लाख लगाया होता, 80 लाख का मैंने नया घर ले लिया, 20 लाख मेरे पास बचे रह गए कैश, तो मुझे बताओ कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता, कितना टैक्सेबल हो जाता? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, 80 लाख इंटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 16 लाख एग्जेम्प्ट, 16 लाख एग्जेम्प्ट, 4 लाख टैक्सेबल। आया समझ में? आया? प्रपोर्शनेटली जितना नेट कंसिडरेशन तुमने यूज किया है उसके प्रपोर्शनेटली क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन मिलेगा, और बाकी का क्या हो जाएगा? टैक्स। समझ गए क्या? चलो सेकंड पॉइंट लिखो। नहीं, पहले कैपिटल गेन पूरा निकाल लोगे तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे ना, कि 1 करोड़ में कितना कैपिटल गेन आया? 20 लाख। तो मैंने कितना लगाया नया सेट में? 80 लाख। 80 लाख के हिसाब से कितना अमाउंट कैपिटल गेन आता? तो 80 लाख के हिसाब से 16 लाख आता, तो 16 लाख एग्जेम्प्ट। 80 लाख पर 16 लाख का कैपिटल गेन आता, वो एग्जेम्प्ट। बाकी 20 लाख पे जो कैपिटल गेन आया वो टैक्सेबल। पहले मैं पूरे असेट पर, पूरे कंसिडरेशन पे कैपिटल गेन निकालूंगी, उसके बाद मैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करूंगी ना। नहीं तो 80 लाख और 20 लाख पे अलग अलग कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, चलो लिखो। इफ नेट कंसिडरेशन इज पार्टली यूटिलाइज्ड, if net consideration is partly utilized, then capital gain is partly exempted. Then capital gain is partly exempted as per the following formula. क्या फॉर्मूला लगाया हमने? लॉन्ग टर्म एज पर द फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू नेट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, या फिर डिपॉजिट अमाउंट अगर डिपॉजिट करके रखा है तो, डिवाइड किससे किया? 1 करोड़ से, नेट कंसिडरेशन से।
फिर से एक बार समझ लो, अगर नहीं है कंफ्यूजन है तो फिर बता दो। अभी इसका एक क्वेश्चन है, करवाती हूँ। बताओ, समझ में आ गया ना? प्रपोर्शनेटली अपन को क्या करना है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करना है और बाकी का टैक्सेबल करना है। ठीक है, अच्छा नोट लिखो इसके अंदर जल्दी से, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के अंदर ही नोट लिखो। 10 करोड़ वाली लिमिट याद है, वो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो लिखो, if cost of new asset exceeds rupees 10 crore, if cost of new asset exceeds rupees 10 crore, then amount exceeding 10 crore, then amount exceeding 10 crore shall not be taken into account, shall not be taken into account for the purpose of exemption. ठीक है ना? अगर 10 करोड़ से ज्यादा घर की कीमत होगी तो न्यू एसेट की कॉस्ट ना 10 करोड़ ही ले लेना और फिर फॉर्मूला लगाना। समझ में आया क्या? ठीक है, लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड 3 साल का ही है, बट यहाँ पे 54 से एक चीज डिफरेंट है। 54 में क्या होता था, कॉन्सिक्वेंस क्या था, न्यू एसेट के कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या कर देते थे, रिमूव, जैसे अभी तुम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुमने लॉक इन पीरियड में घर बेच दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जाम्प्ट हुआ था वो सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो लॉक इन पीरियड, assessee should not transfer new house property, assessee assessee should not transfer new house property within 3 years from the date of acquisition if it is transferred within 3 years, if it is transferred within 3 years, then exemption claimed earlier, then exemption claimed earlier shall be withdrawn, then exemption claimed earlier shall be withdrawn and treated as long term capital gain, and treated as long term capital gain in the year in which new house property is transferred. Long term capital gain, LTCG, in the year in which new house property is transferred. दो एडिशनल कंडीशंस हैं बेटा,
यहाँ से पढ़ो, मैं लिखवा भी देती हूँ। ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द एसएससी शुड नॉट ओन। ये दो एडिशनल कंडीशंस हैं। द एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, अदर देन जो उसने नया घर खरीदा है, क्योंकि वो -1 में भी खरीद सकता है ना नया घर, तो है ना, वो तो नया घर है, ठीक है, उसको छोड़कर। उसके अलावा उसके पास सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस था, राइट, जो कि उसने बेच दिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एसएससी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। मतलब उसने नया घर खरीद लिया, अब वो आगे 2 साल तक और कोई घर नहीं खरीदेगा। समझ में आया क्या? तो उसके पास पहले से एक घर के अलावा और कोई घर नहीं होना चाहिए, और दूसरा अगले 2 साल तक वो कोई और घर नहीं खरीदेगा, ठीक है। वो सिर्फ वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीद सकता है, ठीक है, और अगले 2 साल तक वो कोई और घर भी नहीं खरीदेगा। समझ में आया क्या? ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकता, खरीद नहीं सकता। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? लिखो एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, on the date of transfer of any long term capital asset। अच्छा, ये थोड़ी ना उसने बेचा है, ये तो उसने कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचा है ना। देखो, अपन 54 का कंडीशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अपन तो 54F की। उसने क्या बेचा, गोल्ड बेचा मान लो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इसके अलावा उसके पास ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर सिर्फ क्या हो सकता है, एक घर, अदर देन द न्यू घर। समझ में आया? मतलब टोटल मिला के उसके पास फिर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 घर, एक नया घर और एक पुराना घर, ठीक है। और आगे 2 साल तक वो कोई और घर नहीं खरीद सकता, 3 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, long term capital asset, assessee should not own, assessee should not own more than one residential house, more than one residential house. Assessee should not own, assessee should not own more than one residential house. ब्रैकेट में लिख लो, other than acquired under this section, other than acquired under this section. ठीक है। सेकेंड कंडीशन लिखो, assessee should not purchase, assessee should not purchase within 2 years, assessee should not purchase within 2 years or construct within 3 years any other house property, any other house property. क्वेश्चन नंबर 15 है शीट में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। करो, इसको ट्राई करो। 15
ज्वेलरी 4-5 की थी, सेल करी है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दिया है, एक नया घर खरीदा है। सिंपल डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट करके बताओ। एक सेकंड का देख। हाँ, 2 लाख 6480।
2,64,18 आया। एक क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, होमवर्क में करके लाना एक्स्ट्रा। क्या? अच्छा, ये गुड्स लिख दिया मैंने, गोल्ड। ट्रांसफर एक्सपेंस अगस्त 23 से 24। ठीक है, कर लोगे? करके लिए आना इसको। एक छोटा सा सेक्शन एग्जेम्पशन का सेक्शन है, कैपिटल गेन हेड का सेक्शन नहीं है, पर कैपिटल गेन से रिलेटेड एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। कंपलसरी एक्विजिशन तो पता है अपन को। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल असेट है, अगर उसका कंपलसरी एक्विजिशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको क्या दी हुई है? एग्जेम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका कंपलसरी एक्विजिशन होता है और कंपनसेशन आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही है, तो जो अमाउंट होगा कैपिटल गेन का वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा सेक्शन है, लिख लो इसको।
तो इसकी भी बात अपनी खत्म। फिर रेट्स बचेंगे तो वो अपन कल करेंगे complete। हाँ, रेट्स ही बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए। 112A और 111A बचा हुआ है। उसके अलावा देखती हूँ एक आध अमेंडमेंट और बचा होगा तो वो डिस्कस करेंगे, तो खत्म ही है फिर अपना चैप्टर। लिखो सेक्शन 10 क्लॉज 37। हेडिंग डाल लो, एग्जेम्पशन फॉर कैपिटल गेन। Exemption for capital gain on urban agricultural land. On urban agricultural land. ठीक है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो वैसे भी कैपिटल एसेट नहीं होता। लिखो एसटीसीजी। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसीजी। एसटीसीजी और एलटीसीजी ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। On compulsory acquisition of urban agriculture land, on urban agriculture land shall be exempt, shall be exempt if following conditions are satisfied. If following conditions are satisfied. First condition डालो, first condition लिखो, shall be exempt if following conditions are satisfied. First condition लिखो, assessee should be individual or HUF. Assessee should be individual or HUF. Second condition लिखो, such agricultural land should be used by, such agricultural land should be used by assessee or his parents, for agricultural purpose. For agricultural purpose before 2 years. Before 2 years from the date of, या 2 years before the date of transfer, जैसे भी क्लियर होगा। मतलब ट्रांसफर करने से 2 साल के पहले तक का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड होगा ना। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफर। एग्रीकल्चरल पर्पस के आगे क्या लिखा है, हाँ, फॉर 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऐसा कर लो उसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और थर्ड देखो, consideration is determined by RBI or CG, central government। ठीक है, शीट का क्वेश्चन नंबर 18 देख लो जल्दी से, निकालो, इसको पढ़ते हैं अपन। Mr. Kumar
has purchased an agricultural land costing 6 lakhs in Lucknow on 1/4/2002 and has been using it for agricultural purpose since its purchase till 1/8/2016 when the government took over compulsory acquisition for this land. Compensation of 12 lakh was settled. The compensation received by Mr. Kumar on 1/7/2023. ठीक है, 16 में एक्वायर किया था ना, कंपनसेशन कब मिला है? 23. फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुमार. Will your answer be any different if Mr. Kumar had his own, by his own will sell the land to his friends? Mr. Sharma explain. Answer different हो जाएगा क्या? हाँ. Will your answer be different if Mr. Kumar has not used the land for agricultural activities? Explain and compute the amount of capital gain taxable in the hands of Mr. Kumar. Or will your answer be different if the land belonged to ABC Limited, Kumar की जगह, and not Mr. Kumar, and compensation on compulsory acquisition is received by the company? देखो, पहले केस में फर्स्ट पॉइंट में बस एग्जेम्पशन मिलेगा. फर्स्ट पॉइंट में क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, ठीक है, तो उसके हाथ में पूरा कैपिटल गेन क्या है? एग्जेम्प्ट है. हम कुछ भी कंप्यूट नहीं करेंगे. बाकी तीन केसेस में अलग अलग कंप्यूटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है. बाकी तीनों केसेस में कैपिटल गेन टैक्सेबल है. कैपिटल गेन एक बार में निकाल लो, तीनों का नोट डाल दो कि अगर वो खुद से सेल करेगा फ्रेंड को तो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल. अगर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए यूज नहीं हो रहा था तो देन ऑल्सो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल. ठीक है, और अगर एबीसी लिमिटेड के हाथ में है देन ऑल्सो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल. और तीनों का कैपिटल गेन एक साथ निकाल दो. समझ गए क्या? कैपिटल गेन कितना आएगा जरा बता दो जल्दी से. Yes, minus 30857. 308,571. क्या कैपिटल लॉस आ रहा है? नहीं, एग्जेम्पशन क्लेम करना अपने हाथ में नहीं है. अगर लॉ बोलता है कि एग्जेम्प्ट है तो मतलब अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी कभी सेट ऑफ नहीं मिलेगा. नीचे नहीं है वो तो फिर पता नहीं, यहाँ देखनी पड़ेगी. समझ गए? अगर कैपिटल गेन लॉ ने बोल दिया एग्जेम्प्ट करना तो हमारी मर्जी के ऊपर नहीं है एग्जेम्पशन क्लेम करना, हमको एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा. और अगर कैपिटल लॉस आ रहा है तो भी हमको उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम है. ठीक है,
हाँ, एफबीओसी कितना लिया? हाँ, फिर इंडेक्स किया 6 लाख, इंटू क्या किया, क्यों 348 किया? 6 लाख इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है ना, ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है? 16-17 है। टैक्सेबल वो कब होता है? जब कंपनसेशन मिला। पर कैपिटल गेन कैलकुलेट कब तक का होता है? ट्रांसफर की डेट तक। भूल जाओ छोटी छोटी बातें ना, इसे इग्नोर कर दो छोटी बातों को। सारा पेपर गलत करके आना, फिर बोलना टैक्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, फिर तुम लोगों के मार्क्स आएंगे। हाँ टैक्स में भी ऐसा होता होगा कि लोगों को लगता है वो सही करते हाँ, अरे बहुत, क्योंकि इतनी छोटी बात है ना। अब जैसे इसमें 348 ले लिया, याद ही नहीं रहा कि ईयर ऑफ ट्रांसफर का लेना है। इतनी छोटी सी बात है ये, तो हमको लगेगा कि अरे वाह हमने तो सब कुछ सही किया है, बट एक्चुअली में हम सब खराब करके आए होंगे। हैं। मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम्स रिविजन। चलो कल करते हैं आगे।